वेलकम टू CLC जुडिशियल। यह CPC का पार्ट 3 है, वीडियो पार्ट 36 है। हम लोग इस बार बिहार जे के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक इंटरव्यू करवा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो हमें 9262810582 पर अपना नाम और बिहार जे मॉक इंटरव्यू लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको इंटरव्यू वाले बैच में ऐड कर लिया जाएगा। आपके इंटरव्यू को फॉर्मल और इनफॉर्मल पार्ट दो पार्ट में कैटेगराइज किया है। इनफॉर्मल पार्ट में आपने LLB में क्यों एडमिशन लिया, आप जज क्यों बनना चाहते, ऐसे तमाम तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अक्सर बच्चे लोग इनफॉर्मल पार्ट को इग्नोर कर देते, जो कि अच्छी बात नहीं है। आपका कई बार इंटरव्यू इनफॉर्मल पार्ट में भी डिसाइड हो जाता है। फॉर्मल पार्ट से रेगुलर सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे IPC, CRPC। अब IPC कहना तो उचित नहीं होगा, BNS आप कह सकते हैं, BSA कह सकते हैं। कॉन्स्टी, फैमिली लॉ, प्रोसीजरल, तमाम ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फॉर्मल पार्ट से। सेकेंडली, हम लोगों के हिसाब से अगर आप हमारे पास मॉक के लिए आए, आप आंसर नहीं दे पा रहे और हम आपको आंसर नहीं बता रहे, आपको कह रहे हैं कि आप जाइए ये पढ़ लीजिए, तो हम लोगों को व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि फिर ऐसे मॉक का कोई फायदा नहीं है कि गो एंड स्टडी। कम से कम एक इंस्टीट्यूशन को जो इंटरव्यू का क्वेश्चन है उसका आंसर, बेहतर आंसर क्या होगा, कैसे होगा, ये बताना चाहिए। तो हम लोग, अगर आपका आंसर सही नहीं है तो हर जो भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस का आपको आंसर भी, बेहतर आंसर बताते हैं। हम लोगों के पास प्रीवियस इंटरव्यूज में जो जो क्वेश्चन पूछे गए उनका कलेक्शन है। अगर आप इन सबको कर लें तो आपका इंटरव्यू काफ़ी बेहतरीन हो सकता है। हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज मॉक का स्पेशल मॉक भी शुरू किया है, जैसे एविडेंस एक्ट कंप्लीट हो गया, CRPC कंप्लीट हो गया, CPC शायद आजकल में कंप्लीट हो जाए। इसी तरह से सब्जेक्ट वाइज ये, अगर मान लीजिए आप CPC या CRPC रिवीजन के लिए बैठते हैं, मेंस में तो बच्चे लोग छोड़ देते कि एक ही क्वेश्चन आता है CRPC से, तो काफ़ी लंबा ये सब्जेक्ट है, काफ़ी समय लगता है। हम लोग 4-5 वीडियो में 2-2.5 घंटे में, कहने का मतलब कि 2-2.5 घंटे में आपकी पूरी CRPC कंप्लीट हो गई शुरू से लेके अंत तक। 2.5-3 घंटे में आपकी CPC पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई। तो यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। और ये जैसे CRPC का पार्ट 5 है, CPC का भी पार्ट 5 है, 3 पार्ट में एविडेंस एक्ट को कवर कर दिया गया है। बाकी सब्जेक्ट के भी हम लोग पोस्ट कर रहे हैं। तो इन इंटरव्यूज को देखते हुए आपको करना क्या है कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को कॉपी में नोट डाउन करना है, वीडियो को पॉज करके जो आंसर बताया जा रहा है उस आंसर को भी नोट डाउन कर लेना है और मिरर के सामने प्रैक्टिस करना है। मिरर के सामने आप प्रैक्टिस करते हैं तो उसे अगर पॉसिबल है तो रिकॉर्ड भी करके देखिए कि आपने जो बोला उसमें कुछ मिस किया या सही बोला या नहीं बोला। इंटरव्यू में फ्लुएंसी और कंसिस्टेंसी इट मैटर्स हेवली। अगर इंटरव्यू के लिए यू नो द आंसर, दिस इज नॉट सफिशिएंट। मेंस और इंटरव्यू दोनों अलग अलग होता है। मेंस के लिए आपके पास समय है, कुछ भूल गए तो आप रुक सकते हैं, आप रिकॉल करके लिख सकते हैं, कुछ गलत हो गया तो काट के ठीक कर सकते हैं। लेकिन इंटरव्यू में आपके पास सोचने समझने का टाइम नहीं होता, जो बोल दिया वो बोल दिया। अगर जवाब देने में आपको टाइम लग रहा है तो फ्लुएंसी और कंसिस्टेंसी काफ़ी अफेक्ट होती है उससे। तो इंटरव्यू की तैयारी कुछ अलग होती है, मेंस की तैयारी कुछ अलग होती है, दोनों तैयारियों को मिक्सअप नहीं कीजिए। तो आइए हम लोग ये वीडियो का ये पार्ट देखते हैं। टू बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, what is matter directly and substantially in issue? The matter directly and substantially in issue would be
such matter which for which is any decision on that matter would affect the decision on the case. ये जबरदस्ती का आंसर है. दिस इज वेरी बैड आंसर. और ऐसे आंसर आगे मैं पूछूं कि अगर आप जानते हैं तो बताइए और नहीं जानते हैं तो मना कर दीजिए. डू यू नो व्हाट इज मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू? सर पढ़ा था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है. मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली ये मैं करवा देता हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यह इस तरह का क्वेश्चन है कि कोई भी लॉ स्टूडेंट जो टॉप भी करेगा, मुझे नहीं लगता कि अब वैसे सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे दे वो बात अलग है, लेकिन बहुत ही कम चांस है कि टॉपर भी इसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे पाएगा. इसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर देने में जो प्रोफेसर्स हैं उनका भी दिमाग हिल जाएगा थोड़ी देर के लिए. आई डोंट चैलेंज एनीवन, लेकिन ये यही चीजें समझने की. वी हैव एक्सप्लेनेशन 3 for matter directly and substantially in issue. Read out what is explanation 3. The matter above referred to must in the former suit have been alleged by one party and either denied or admitted expressly or impliedly by the other. So, only those matters for purposes of the judicata could be treated as matter directly and substantially in issues. Those matters must have been alleged by one party and denied by other party. And there must have been a relief claim to those matters. If if the matter has been raised and no relief has been claimed, then that matter is not the matter directly and substantially in issue. Matter raised means it was alleged by one party and denied by other party. And not only that, relief has been claimed. And there has to be a decision on the basis of that relief. Then it would operate as matter directly and substantially in issue. But if relief is not claimed, that would be treated as matter incidental or ancillary to the issue, and a decision or finding incidental or ancillary to the issue will not operate as bar of res judicata. What is bar of res judicata? A decision upon which the matter is a decision upon the issue which is directly and substantially in issue. तो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू किनके बीच? बिटवीन द into the former suit, and not only between the same parties, they must have been litigating under the same title. तो आपसे अगर पूछा जाए कि what is matter directly and substantially in issue, तो इसका जवाब होगा कि एज पर एक्सप्लेनेशन 3, मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू is one which has been alleged into former suit by one party and denied by other party, and a relief is claimed on those issues. If these essential requirements are satisfied, then it can be said to be matter directly and substantially in issue. For example,
ए ने बी को रेंट के लिए सू किया। ए लैंडलॉर्ड है, बी किराएदार है। ए कहता है कि बी ने 2023 के पीरियड का रेंट नहीं दिया। बी कहता है कि हमने रेंट दे दिया। तो यहाँ मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इज वेदर रेंट फॉर द पीरियड ऑफ 2023 वाज पेड और नॉट। Yes, sir. बी उसके बाद एक दूसरा सूट फाइल करता है। बी कहता है अबेटमेंट ऑफ रेंट कि लीज डीड में जो एरिया दिखाया गया है वो एरिया ज्यादा है और एक्चुअल एरिया मुझे कम दिया गया। लीज डीड में एरिया दिखाया गया 1000 स्क्वायर फीट और मुझे एरिया मिला है 600 स्क्वायर फीट। तो बी कहता है कि रेंट कम होना चाहिए लीज डीड के मुताबिक। 1000 स्क्वायर फीट का रेंट ये है तो 600 स्क्वायर फीट का रेंट ये होना चाहिए। तो ये दोनों सूट एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकता है, बट मैटर इन बोथ द सूट आर डिफरेंट, नॉट इवन आइडेंटिकल। फर्स्ट सूट में मैटर इन इशू was whether the rent was paid for the period of 2023 or not. In subsequent suit, matter in issue is abatement of rent on the ground of less area provided. समझे इसको? नहीं समझा? समझे सर। वीडियो को एक आध बार सुनना और एक बार फिर से रिपीट कर देता। मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू वो मैटर होगा जो फॉर्मर सूट में एक पार्टी के द्वारा अलेज किया गया, दूसरे पार्टी के द्वारा उसको डिनाई किया। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ए ने रेंट कहा कि 2023 का नहीं दिया है, ए ने अलेज किया, बी ने डिनाई किया कि रेंट इज पेड। कोर्ट का डिसीजन XYZ जो भी आया तो इट बिकम्स मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू कि रेंट फॉर द पीरियड ऑफ 2023, क्योंकि मैटर alleged by one party and denied by other party, and relief is claimed and there is a judgment of the court. Second suit, B claims abatement of rent on the ground that area provided to him is much less than what is guaranteed into the lease deed. So, reduction of rent and non-payment of rent. One is non-payment of rent, other is reduction of rent, abatement of rent. These two matters are not directly and substantially in issue. Hence, into the subsequent suit, bar of res judicata apply होगा नहीं होगा? नो सर। हाँ, ये अब तुम समझ गए। I think अब तुम समझ गए what is matter directly and substantially in issue. बोल के सुना दो what is matter directly and substantially in issue. Sir, as per explanation 3 of section 11, matter directly and substantially in issue will be those matters in respect of which is alleged by one party or admitted or denied by the other party. As a relief must have been claimed with respect alleged by one party and denied by other party in fourth suit, fifth suit, former suit. in the former suit. ये कहा था former नहीं सर, suit. former suit नहीं कहा था। तो कहना जरूरी है नहीं है? जरूरी है सर, इसमें जरूरी है, इस केस में जरूरी है। हाँ हाँ. Yes sir. In the former suit, relief claimed. लेकिन
अगर कोई मैटर ना ही अलेज किया गया किसी पार्टी के द्वारा, तो अगर कोई मैटर अलेज ही नहीं किया गया, will that matter be matter directly and substantially in issue? कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा के बारे में पढ़े। Constructive res judicata is something else. Ground of defense or attack which should have been taken was not taken. That is something else. अब क्वेश्चन इज दिस कि बी जो है डिडक्शन ऑफ रेंट फॉर्मर सूट में क्लेम कर सकता था, बी सेटअप भी क्लेम कर सकता था, लेकिन बी इंस्टेड ऑफ क्लेमिंग सेटअप और बी इंस्टेड ऑफ क्लेमिंग काउंटर क्लेम ब्रॉट ए फ्रेश सूट। अब whether the fresh suit will be hit by principle of constructive res judicata or not, so B can bring a fresh suit. You cannot force a party to get settled all the matter by way of setup or counter claim. Plaintiff is known as dominus litis. Dominus litis means तो वो सूट लाता तो उसके पास ये पावर होती जिसके खिलाफ वो इसको इस तरीके से plaintiff is master of his suit. That is known as dominus litis. अब plaintiff fresh suit लाएगा कि उसी सूट में काम चलाएगा, it's choice of the plaintiff. Ground of offense or defense for the purposes of res judicata that would have been into the same matter, that may not have been, that should not have been into the different. Since the first suit, the matter in issue was non-payment of rent. So non-payment of rent and reduction of rent, these are two different matters. One matter may be ancillary or incidental to another matter. So in case of ancillary and incidental matter, doctrine of res judicata is inapplicable. Not applicable. तो ये डिस्कशन तो वहां पर नहीं होगा ना, इस तरह से उनके पास पूछने का वक्त होगा। Maximum they can ask you what is the matter directly and substantially in issue. The must have been alleged by one party, denied by other party, explanation 3. और रिलीफ क्लेम को याद रखने की इसलिए जरूरत नहीं है, अगर मैटर कोई अलेज किया जाएगा तो रिलीफ क्लेम किया जाएगा कि नहीं? मैटर अलेज कर दिया गया, रिलीफ क्लेम नहीं किया गया, तो विल दैट बी कॉल्ड मैटर अलेज्ड? So matter alleged by one party and denied by other party, the natural corollary of this averment and denial, the natural corollary, both the parties shall claim their respective relief. तो ये एक दूसरे से, लेकिन इंटरव्यू के पर्पज से, not only the matter alleged but also denied and also the relief claim. तो ये आप कहेंगे, अब बैठ के किताबों में पढ़ते रहिए सुबह से शाम कि मैटर डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू क्या है, जजमेंट पढ़िए, रिसर्च कीजिए, वक्त खराब कीजिए, अब 5 मिनट में समझ गए कि मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू क्या है। यस सर। और एक चीज और मैं इस वीडियो के मार्फत से जरूर कहना चाहूंगा, यह कंसेप्ट ही नहीं है मॉक इंटरव्यू में आंसर बताने का। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मॉक इंटरव्यू में टाइम इज द एसेंस। अगर कोई कैंडिडेट मॉक इंटरव्यू देने के लिए आता है और उसको आंसर नहीं बताया जाए, और उस आंसर बताने के लिए अगर थोड़ा बहुत टीचिंग की भी आवश्यकता हो, ना आंसर बताया जाए,
अगर आंसर नहीं बताया जाता है मॉक इंटरव्यू में, तो ऐसा मॉक इंटरव्यू यूजलेस और वेस्टेज ऑफ टाइम। अब बात थोड़ा ये भी होता है कि आंसर अगर मैं बता रहा हूं तब मेरा आंसर कितना करेक्ट है। अगर थोड़ा भी मेरे आंसर में गलती होगी तो फिर फिर हमारी क्या हालत होगी। हो सकता है ये डर भी हो लोगों में, इस कारण से वो आंसर नहीं बताते हो। तो इसीलिए मैं पहले ही कहता कि भैया मेरे को कुछ आता नहीं है, जो आता है वो मैंने बता दिया। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन दैट व्हाई आई से आई हैव वेरी लिटिल नॉलेज ऑफ लॉ। तो आप ही देखो बेटू, अगर आप मॉक के लिए मेरे पास आए, मैं क्या कहूंगा कि मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली नीचे किताबों से देख लेना, नोट से देख लेना। आप जाके किताबों से नोट से देखो, ये बेहतर एक्सप्लेनेशन आप दे पाओगे नहीं दे पाओगे, कितना समय लगाओगे उसमें। हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज बना दिया। आने वाले समय में आई होप एंड बिलीव कि ये जो स्पेशल मॉक सेशन है स्टूडेंट के लिए इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल। ऐसा मुझे लगता है। अब होगा कि नहीं होगा दैट आई डू नॉट नो। होगा सर, मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है। फायदा हो रहा है तुम्हें? यस, बहुत कम टाइम में सारा सब्जेक्ट रिवाइज हो जा रहा है। आंसर्स बहुत अच्छे हैं सर, मतलब बैठ गया दिमाग। हाँ देखो, टीचर इज वन कि पढ़ाया उसी वक्त याद हो जाए। एक चीज और भी मैं कहना चाहूंगा, मैं आई एम नेवर इनटू द हैबिट ऑफ क्रिटिसाइजिंग अदर। मैं किसी का भी क्रिटिसिज्म नहीं करता, लेकिन एक चीज जरूर मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे लॉ स्कूल्स में जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, तो उनमें जो पठन पाठन होता है, जो पढ़ाने का तौर तरीका, वो एग्जाम में बच्चे रट्टा मार के पास हो जाता है। ये कॉलेज लेवल पे प्रोफेसर्स की जिम्मेवारी है कि कानून का रट्टा मारने से बच्चे को रोकें, कानून के समझने के अहमियत पे ज्यादा जोर डालें कि कानून को समझना जरूरी है। अगर समझ लिया तो फिर वो अपने आप याद हो जाता है, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। तो यहाँ तो नए नए प्रोफेसर आ रहे हैं, LLM जस और JRF और वगैरह, पता ना नेट वगैरह UGC करके, तो खुद भी रट्टा मार के जाते हैं पढ़ाना। तो जो पढ़ाने वाला ही रट्टाबाज है तो उसके स्टूडेंट भी तो वही होंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि जो फ्रेश LLM किए हुए उन लोगों को भी LLM मिल गया पढ़ाने को। हाँ, एक LLM होल्डर LLM स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, पढ़ाने वाला भी रट्टा मारा हुआ है, उसको भी कुछ नहीं आता एक्सप्लेनेशन। पढ़ाने वाला ही अगर ऐसा है तो पढ़ने वाला कैसा हो। तो मैं ये सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे मैं किसी को क्रिटिसाइज करने के नज़रिए से नहीं कहता हूँ। अगर किसी को हमारी बात बुरी लगती है तो उसके लिए मैं सबसे पहले सॉरी बोलूँगा, लेकिन मैं अपील भी करना चाहूँगा कि कानून को समझने और समझाने का प्रयास करें। रट्टाबाजी कानून के लिए सही नहीं। आप देखो ना, अब यही मैं चाहे आप मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली नहीं सो आप हजारों बार पढ़े लो, कभी घुसेगा नहीं खोपड़ी में जब तक समझोगे नहीं। इट मस्ट हैव टू बी एलिज्ड बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय अदर पार्टी। जब तक एलिगेशन और डिनायल नहीं होगा तब तक ये इशू नहीं बनेगा। इशू ही नहीं बनेगा तो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू कहाँ से होगा। कितना सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ये डायरेक्टली या सब्सटेंशियली इशू होना चाहिए। Unless until there is allegation by one party and denial by other party, can it be issue? Also. So therefore explanation 3 for the better explanation and clarification is provided under the court, that it must have to be alleged by one party and denied by other party. और अगर if matter has been alleged, तो how a matter is alleged?
केवल मुंह से कहने से या केवल प्लीड कर देने से, या यू ऑल्सो रिक्वायर टू क्लेम द रिलीफ ऑन दैट मैटर। तो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। इन्हीं चीजों को अब देखो, आंसर कितना सिंपल हो गया। इट हैज टू बी alleged by one party and denied by other party and relief has to be claimed. Those matters are known as matter directly and substantially in issue. अब इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कोई भी जजमेंट पढ़ो, सारे याद होंगे, खूब बढ़िया से याद होंगे। एनीवे, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने कल कहाँ तक किया था? सर हम लोगों ने ऑर्डर 10 एग्जामिनेशन ऑफ पार्टी कर लिया था। What is third stage of a suit? Sir, it is first hearing. First hearing of issues. First hearing. अगर ये पूछ दें कि फर्स्ट हियरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ सूट में होता है, यह कहना सही है गलत है? सर फर्स्ट हियरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ सूट में ही होता। इज इट करेक्ट और रॉन्ग? सर फर्स्ट स्टेज में तो प्रेजेंटेशन ऑफ क्लेम होगा। हाँ, तो बोलो कि इट इज रॉन्ग। इनटू फर्स्ट स्टेज ऑफ सूट there is presentation of claim, second stage is filing of written statement, and third stage is framing and settlement of issues, and third stage is known as first hearing of the suit. ये suit to include whole claim और question is, अगर किसी सूट में प्लेंटिफ ने कोई क्लेम जो उसे करना चाहिए था ओमिट कर दिया, तो कैन प्लेंटिफ सू सब्सिक्वेंटली फॉर द ओमिटेड क्लेम? नो सर, bar is raised under order 2 rule 2. Why such bar is raised? Will estoppel apply against plaintiff? Yes sir. हाँ, तो स्टॉपेल एंड ऑर्डर 2 रूल 2 बोथ मेंस में अगर इन्हीं को कनेक्ट करके लिखे, शानदार नंबर आ जाए। इंटरव्यू में अगर पूछ दें, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग भी हम लोगों ने कर लिया था। यस सर। लास्टली सेटअप कितने तरह का होता है? सर सेटअप तो 2 तरह का होता है, लीगल सेटअप और इक्विटेबल सेटअप। लीगल सेटअप में क्या होता है? सर लीगल सेटअप में होता है क्या कि ऑर्डर 8 बात करते हैं लीगल सेटअप की। उसमें कहते हैं कि अगर प्लेंटिफ सूट आता है फॉर रिकवरी ऑफ मनी, तो उसमें अगर डिफेंडेंट का कोई क्लेम रहा अगेंस्ट द प्लेंटिफ विद रिस्पेक्ट टू अ सर्टेन सम ऑफ, ये जबरदस्ती का आंसर है। लीगल सेटअप में the money is ascertained, definite. सेटअप हमारे सीपीसी में लीगल सेटअप की बात की गई है, ये ascertained sum of money। तो इक्विटी कहता है कि सिर्फ ascertained ही देंगे, अनअसर्टेन्ड भी दीजिए ना, तब न पूरा इंसाफ होगा। तो अनसर्टेन सम भी देने की बात की गई है, एक्ट में नहीं की गई है। बट इफ सेटअप इज कंसर्न्स ऑफ अनअसर्टेन्ड सम ऑफ मनी, देन दैट सेटअप इज नोन एज इक्विटेबल सेटअप। सम ऑफ मनी असर्टेन्ड तो आपका लीगल राइट हो गया, लीगल सेटअप हो गया। बट इफ सम ऑफ मनी इज नॉट असर्टेन्ड, इट इज इक्विटेबल सेटअप। है बढ़िया आंसर। नोट इतने ही बोलने के सर, प्रोविजन बोलने की जरूरत नहीं है। अब प्रोविजन आप बोल देना कि ऑर्डर 8 रूल 6 दिया हुआ है, बट इट टॉक्स ऑफ ओनली लीगल सेटअप, इट डज नॉट टॉक ऑफ इक्विटेबल सेटअप। काउंटर क्लेम हैज टू बी ट्रीटेड एज ए सेपरेट सूट or not? क्रॉस सूट है वो। यस, क्रॉस सूट है। काउंटर क्लेम, हु फाइल्स काउंटर क्लेम?
Defendant files the counter claim. काउंटर क्लेम का रिटन स्टेटमेंट भी फाइल होगा नहीं होगा? होगा सर. कौन फाइल करेगा काउंटर क्लेम का रिटन स्टेटमेंट? प्लेंटिफ फाइल करेगा सर. काउंटर क्लेम पे स्टैम्प ड्यूटी लगेगी नहीं लगेगी? अगर सेपरेट सूट तैयार के तौर पे ट्रीट होगा तो क्यों नहीं स्टैम्प ड्यूटी लगेगा? तो लगनी चाहिए उसको. लगता है, लगना क्या चाहिए? कोर्ट dispose by a common judgment plaint and counter claim both? लगेगा. अगर डिपेंड्स अपॉन, अच्छा. कोर्ट में डिस्पोज बोथ plaint and counter claim by a common judgment, though it is advisable that there has to be separate judgment for plaint and separate judgment for counter claim. प्लेंटिफ को काउंटर क्लेम फाइल करना चाहिए और प्लेंटिफ ने काउंटर क्लेम नहीं फाइल किया, तो will that update as constructive de judicata? सर प्लेंटिफ तो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा. स्लिप ऑफ टंग. डिफेंडेंट को काउंटर क्लेम स्लिप ऑफ टंग हो गया. डिफेंडेंट को काउंटर क्लेम फाइल करना चाहिए था और डिफेंडेंट ने काउंटर क्लेम नहीं फाइल किया, तो नॉन फाइलिंग ऑफ काउंटर क्लेम विल ऑपरेट एज कंस्ट्रक्टिव de judicata or not? नो सर. What is the time limit for bringing a suit? Normally 3 years. If defendant fails to file a counter claim or fails to bring a fresh suit within a span, can plaintiff be forced to file counter claim? फिर plaintiff हम बोल रहा. Can defendant be forced to file counter claim, or it is choice of defendant either to file counter claim or to bring a fresh suit? Sir, the defendant cannot be forced to file a counter claim. It is choice of the defendant. He may either file counter claim or in the alternative he may also bring a fresh suit. It is choice of the defendant. Just 1 second. चाय हमारी ठंडी हो गई है, घर वाले नाराज होंगे. शरबत की तरह पीना पड़ा. हाँ सर, देखिए आप देखिए वाली ठीक है. अब बिल्कुल ही ठंडी हो गई है. पता लगता तो वो भी लगती. बहुत मैं भूल गया था इस. हम लोगों ने अपीयरेंस नॉन अपीयरेंस भी कर लिया था. हाँ सर. फर्स्ट हियरिंग भी कर लिया हम लोगों ने. इंटरिम ऑर्डर करना है. हाँ सर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरिम ऑर्डर? The interim orders could be those orders which are passed by the court during the pendency of a suit or a proceeding and do not determine the rights of the parties finally. Yes. They only settle some intervening matter relating to the cause. ये interim order are made to assist the court for the purposes of protection of the subject matter of the case, or they enable the court to grant the relief on just and equitable ground.
ये interim matter, it also prevents the abuse of process of court during pendency of the proceeding. ये interim order plays very crucial role in the conduct of litigation by the parties. तो ये थोड़ा सा इनपुट हो गया, पूछा जाए कि which is, अगर पूछा जाए व्हाट इज इंटरिम ऑर्डर तो क्या आंसर होगा? ए टेम्पररी और प्रोविजनल और इंटरवीनिंग ऑर्डर मे बी ट्रीटेड एज इंटरिम ऑर्डर। कह सकते हैं? हाँ, नोट कर लो। वन लाइन में। ए टेम्पररी प्रोविजनल, ए टेम्पररी कॉमा प्रोविजनल temporary, comma provisional, comma intervening, etc. are known as interim order. Yes, sir. ये order for protection and preservation of suit party is passed. Yes, sir. सूट प्रॉपर्टी हम लोग किसे कहते हैं? So subject matter of the suit. Subject matter of suit is suit party, or party which is subject matter of suit. Property is subject matter of the suit. हाँ, तो ये स्लिप ऑफ टंग नहीं होना चाहिए। सूट पार्टी, प्रॉपर्टी which is subject matter of suit. तो इंटरिम ऑर्डर का जो एग्जाम्पल है, पेमेंट ऑफ कोर्ट ऑर्डर 24 में, रिकॉर्डिंग सुन के लिख लेना। पेमेंट ऑफ कोर्ट ऑर्डर 24 में, सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट ऑर्डर 25, कमीशंस ऑर्डर 26, अरेस्ट बिफोर जजमेंट ऑर्डर 38, टेम्पररी इंजंक्शन ऑर्डर 39, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स भी हैं उसी में 39 के आगे, 39 में ही, रिसीवर का अपॉइंटमेंट ऑर्डर 40। Yes, sir. तो इश्यूएंस ऑफ कमीशन का क्या मतलब होता? कमीशन कैन बी इशूड फॉर सर्टेन स्पेसिफिक पर्पस, जैसे टू एग्जामिन ए विटनेस, टू मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन, टू एग्जामिन अकाउंट, टू मेक पार्टीशन सूट है। हाँ, कोर्ट ने कि ये हिस्सा इनको ये ऐसे ऐसे पार्टीशन कर दीजिए, तो क्या जज साहब जाएंगे पार्टीशन करना, या कोर्ट किसी को लोकल कमिश्नर बना के पार्टीशन के लिए भेजेगी? भेजेगी सर लोकल कमिश्नर को। हाँ, टू मेक पार्टीशन, टू होल्ड सम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, टू कंडक्ट सेल ऑफ प्रॉपर्टी, टू परफॉर्म एनी मिनिस्ट्रियल एक्ट। मिनिस्ट्रियल एक्ट किसे कहते हैं? मिनिस्ट्रियल एक्ट हम लोग सीपीसी में पढ़ते हैं। और टू परफॉर्म एनी मिनिस्ट्रियल एक्ट। सेक्रेटेरिएट किस लिए होता है? टू असिस्ट द मिनिस्टर। Yes, sir. तो मिनिस्ट्रियल एक्ट ऐसा एक्ट जो कोर्ट को असिस्ट करे, जैसे ये सारे सेल ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, टू चेक द अकाउंट, टू वेरीफाई समथिंग। तो एन एक्ट which is in nature of नॉन जुडिशियल कैरेक्टर, तो नॉन जुडिशियल कैरेक्टर के एक्ट को ये खासकर इंक्वायरी वगैरह में यूज किया जाता। तो कमीशन टू एग्जामिन विटनेस, मतलब कमीशन इज इशूड बाय द कोर्ट फॉर सर्टेन स्पेसिफिक पर्पस। अगर पूछा जाए कि कमीशन क्या होता है,
तो ऑडिट कौन सा है कमीशन के लिए फॉर इशुएंस ऑफ हाँ 26। तो फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस कमीशन इज इशूड, और ये हमने अभी बताया कि एग्जामिनिंग एनी पर्सन, लोकल इन्वेस्टिगेशन, एग्जामिनिंग अकाउंट, पार्टीशन, कंडक्टिंग सेल, तो उसके लिए कमीशन। और इसमें लोकल कमिश्नर की अपॉइंटमेंट ऑर्डर 26 रूल 9 के अंतर्गत किया जाता है। लोकल कमिश्नर टू मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन। हियर इन्वेस्टिगेशन इज ओनली ascertainment and collection of fact, ascertainment of fact and collection of evidence pertaining to that fact. तो ये जो क्या डिफेंडेंट को बिफोर पासिंग ऑफ डिक्री अरेस्ट किया जा सकता है या नहीं अरेस्ट किया जा सकता? कैन पार्टी ऑफ डिफेंडेंट बी अटैच्ड और नॉट प्रायर टू पासिंग ऑफ जजमेंट? Yes, sir, it can be done under order 38. हाँ, तो ऑन दैट ग्राउंड डिफेंडेंट कैन बी arrested, his party may be attached before judgment. What is the meaning of attachment of the party? The court takes into its own custody some party, that is party पहले सेल होगा कि पहले अटैचमेंट होगा? Attachment होगा। हाँ, तो फर्स्ट कोर्ट अटैचेस द party, मतलब कोर्ट टेक्स इनटू पोजीशन दैट party. Anyone dealing with the party after attachment, that is also a penal offense, and that is also contempt of the court. रिसीवर किस लिए अपॉइंट किया जाता? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसीवर? पहले तो ये बताइए ऑर्डर कौन सा है रिसीवर का? ऑर्डर 40 है सर। रिसीवर का काम क्या होता? वो रिसीव करता है, किसी को किस स्वागत के लिए बुके लेके एयरपोर्ट पे खड़ा रहता है। तो रिसीवर एक होता है जो इन पार्शियल पर्सन होता है, कोर्ट उसे अपॉइंट करती है डिपेंडेंसी ऑफ अ सूट टू रिसीव और प्रिजर्व द प्रॉपर्टी और द मनी। हाँ, रिसीव और प्रिजर्व द प्रॉपर्टी और मनी एंड गिव अकाउंट्स फॉर इट। अगर उसने प्रॉपर्टी रिसीव कर लिया और उसका अकाउंट ना दे तो रिसीवर से तो बढ़िया कुछ होगा ही नहीं। है ना? The receiver is one who not only receives the property but also furnishes account for it. तो उसे रिसीवर हम लोग कहते हैं। और सूट का विड्रॉल भी हो सकता ऑर्डर 23 में। विड्रॉल और कंप्रोमाइज ऑफ सूट भी हो सकता। डिक्री जो है, जो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, so far as execution of decree, एग्जीक्यूशन से उतना एग्जीक्यूटिंग कोर्ट किसे कहते हैं? एग्जीक्यूटिंग कोर्ट का होता है कि द कोर्ट व्हिच हैज पास्ड द डिक्री और द कोर्ट टू व्हिच द डिक्री हैज बीन ट्रांसफर्ड फॉर अटैचमेंट ऑफ द डिक्री इज ट्रांसफर्ड फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस किसे कहते हैं? Court of first instance would be the court which has decided, determined the dispute in the original jurisdiction. Decided the dispute at the court of first instance is the court in which suit is presented. So ये ठीक रहेगा, ये सही है। नोट कर लेना। ऐसा देखा गया है एग्जीक्यूशन से बहुत ही कम क्वेश्चन होते हैं और बहुत ही कम क्वेश्चन होते हैं एग्जीक्यूशन से। एग्जीक्यूशन
अरेस्ट एंड डिटेंशन Yes, अंडर sir. एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, तो इसका सेक्शन क्या है? 55. हाँ, 55 से लेके 59 तक ये सारी चीजें इसमें दी हुई है। इनसे बहुत ही और ये पूछा जाता है प्रॉपर्टी लायबल फॉर अटैचमेंट। तो अगर मान लीजिए रसोई का बर्तन है, अच्छा बर्तन है, कॉस्टली है, तो मतलब वही बर्तन है, रसोई मान लीजिए कोई डिक्री है, एग्जीक्यूशन हुआ उसका, जजमेंट एग्जीक्यूशन किसकी प्रॉपर्टी का होता है? जजमेंट डेटर या डिक्री होल्डर? Judgment debtor. हाँ, तो चेक करना, रिवाइज कराना मेरा काम है। तो Yes, sir. एग्जीक्यूशन कौन करवाता है, डिक्री होल्डर या जजमेंट डेटर? Decree holder, sir. तो रसोई के बर्तन अटैच किए जा सकते या नहीं किए जा सकता? नहीं सर, नहीं किए जा सकते, एग्जेम्प्टेड है सेक्शन 60 के अंडर, ये स्टाइपेंड, ग्रेट्यूटी, एग्जेम्प्टेड है। वेजेज एंड सैलरीज, सैलरी अटैच की जा सकती है, बट Certain जो amount. हाँ, प्रीसेप्ट किसे कहते हैं? सर प्रीसेप्ट दिया हुआ है सेक्शन 46 के अंडर, वो होता है, आपका एक ऑर्डर होता है बाय द कोर्ट व्हिच पास द डिक्री टू द कोर्ट competent to attach the property of the जजमेंट डेटर। specified in the precept. हाँ, वो अगर दूसरे टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी है, जैसे पटना की कोर्ट ने डिक्री पास किया और जेडी की प्रॉपर्टी, जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी यूपी में है, तो पटना की कोर्ट यूपी की कोर्ट के लिए एक प्रीसेप्ट इशू करेगी, रिक्वेस्ट करेगी कि जेडी जो है आपके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में रहता और उसकी प्रॉपर्टी भी आपके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में है, ये प्रॉपर्टी इस डिक्री में वांटेड है, इसका एग्जीक्यूशन फाइल हुआ है और आप इस प्रॉपर्टी को अटैच कीजिए। तो उन चीजों को क्या कहते हैं? Precept. हाँ, तो अगर ये तो समझ गए, इसको बोलना होगा कि व्हाट इज प्रीसेप्ट। प्रीसेप्ट के लिए कौन एप्लीकेशन लगाता है? Decree holder. हाँ, ऑन एप्लीकेशन ऑफ डिक्री होल्डर कोर्ट इशूज ऑर्डर और डायरेक्शन टू अटैच द प्रॉपर्टी ऑफ जजमेंट डेटर सिचुएटेड बियॉन्ड द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट issues a request letter or court issues an order requiring another court to take into possession the property of judgment debtor. Alright, precept का Yes sir. गार्निशी तो हम लोगों ने कर लिया था। No sir. गार्निशी ऑर्डर क्या होता? जजमेंट डेटर्स डेटर Yes sir. तो नहीं किया था गार्निशी? नहीं सर, नहीं किया। अच्छा, अब हो गया, अब याद रहेगा ना? हाँ सर, पता है गार्निश। हाँ, और सूट इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन, कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन से कोई सूट हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। हाँ, ऑर्डर 27A नोट इट डाउन पूछा गया है, और चेक भी कर लेना, मेरा मेमोरी थोड़ा इधर उधर भागते रहता है। देखो तो ऑर्डर 27A Yes. Yes sir. यही है। हाँ, suit involving substantial question of law as to the interpretation of the constitution or as to the violation of any statutory instrument. सूट बाई और अगेंस्ट कॉर्पोरेशन ऑर्डर 29
सुन के नोट डाउन कर लेना, ये सब पूछे गए हैं। सूट बाई और अगेंस्ट फर्म, ऑर्डर नहीं देखे सर ये 30। सूट बाई अगेंस्ट ट्रस्टी एग्जीक्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर, ऑर्डर 31। फैमिली मैटर से रिलेटेड सूट, ऑर्डर 32A। पॉपर सूट का ऑर्डर 33। सूट रिलेटिंग टू मोर्गेज 34। हाँ। सूट रिलेटिंग टू पब्लिक न्यूसेंस सेक्शन 91। 91। सूट रिलेटिंग टू पब्लिक चैरिटीज 92। what is doctrine of Cyprus? The doctrine of Cyprus होता है As nearly as possible, Wilma। अब दूसरे का टाइम शुरू हो गया, उसका आ रहा, बार बार मैसेज आ रहा।